चलिए देखना 72 क्वेश्चन लेते हैं। अब लगभग इसमें जितने क्वेश्चन हैं 70-71 तक ले लिए हैं। अब ये 72वां क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। और ईवीएस के शायद इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कहने का मतलब है काफ़ी है, 100-125 क्वेश्चन देख लें। तो सबसे पहले दिया गया है आपका यहाँ पर कि एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है पूछा है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऊष्मीयमान उच्च होता है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला होता है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है। कहने का मतलब है वो ये पूछ रहे हैं कि जो सत्य नहीं है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले तो ये स्वच्छ ईंधन है। क्यों है स्वच्छ ईंधन? क्योंकि इसको जलाने के बाद कुछ भी अपशिष्ट नहीं बचता। यानी कि लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हैं तो अपशिष्ट बचता है, इसको जलाने के बाद कोई अपशिष्ट नहीं बचता, तो एक स्वच्छ ईंधन है। इसका ऊष्मीय उच्च ऊष्मीय मान है, यानी कि ये भले ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसको संपीड़ित करके भरा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड रूप में भरा जाता है, लेकिन इसका जो मान होता है वो उच्च ऊष्मीय मान होता है। देखते हैं कि आप खाना वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब ये शुरुआत रूप में जलता है तो यह नीली ज्वाला के साथ भी जलता है, तो ये तीनों विकल्प तो सही हैं। जो मीथेन उत्सर्जित करने वाला है तो नहीं, यानी कि ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला जो है वो आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि यह जो है वो आपका, यही जो है वो आपका सही है विकल्प, क्योंकि नहीं है उसमें जो है वो आपका क्या किया गया है, पूछा गया है। फिर अगर पूछ ले कि इसमें एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, एलपीजी में मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और जो प्रोपेन है वो एलपीजी के क्या आते हैं, मुख्य घटक के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। तो एलपीजी के जो मुख्य घटक रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो मुख्य घटक के तौर पर रहेंगे। इतना ही पॉइंट आप क्या रखेंगे, इसके लिए याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं मानव शरीर का वह पदार्थ। अच्छा, ये पूरा नाम पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड है, तरल पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपका क्या रहेगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस रहेगा। तो ये फुल फॉर्म भी यूपी टेट में पूछे गए हैं कभी कभार, तो आप याद रखेंगे। चलिए, मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है, यानी कहने का मतलब है मानव शरीर का वह पदार्थ कौन सा है जो दांत की बाहरी परत बनाता है, और वही सबसे ज्यादा जो मानव शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर भाग भी माना जाता। तो एनेमल जो है वो आपका क्या माना जाता है, सबसे कठोर भाग जो है वो आपका माना जाता है। तो याद रखेंगे कि एनेमल जो है वो सबसे कठोर भाग है, और वो कहां रहता है, दांत का बाहरी परत क्या करता है, ये बनाता है। एक मिनट, मानव शरीर का वह पदार्थ कौन सा है जो दांत की बाहरी परत बनाता है, तो इतना ही याद रखना, दांत की बाहरी परत जो है वो आपका क्या है, बनाता है, वो क्या है, एनेमल है। ठीक है, शायद ये सबसे कठोर भी है, कुछ कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक से हुई, लैटिन से हुई, फ्रेंच से हुई, स्पेनिश से। तो इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो फ्रेंच भाषा से मानी गई है, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश भाषा से जो है वो इसकी उत्पत्ति मानी नहीं गई है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है आस पड़ोस। ये बताया ही है। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो शहरी स्थानीय निकाय से है। जबकि 73वां संविधान संशोधन किससे आता है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से आता है। 74वां किससे आता है, तो 74वां जो आता है वो स्थानीय स्वशासन से आता है। ठीक है, चलिए। एटाई एटाई अभी हमने बताया है कि एटाई एटाई नामक रोग जो है वो रोग हड्डियों का, एटाई एटाई नामक हड्डियों का रोग किस रासायनिक प्रदूषण से होता है, यानी कि कौन सा रसायन जो है जो मिल जाएगा जब एटाई एटाई रोग होगा, तो कैडमियम। क्योंकि पारा से जो होता है वो आपका क्या होता है, मिनीमाटा, पारा से मिनीमाटा, कैडमियम से एटाई एटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। चलिए, भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से कहां के मध्य चली थी, ठाणे के मध्य में जो है वो आपकी चली थी। तो ध्यान रखना, ये मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई थी। डलहौजी के द्वारा जो है वो आपकी चलाई गई थी, डलहौजी जो थे उनके द्वारा ये चलाई गई थी। मात्र 34 किलोमीटर जो है वो ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1833 में। तो याद रखना 1833 में इसको चलाया गया था। 1833 में इसको क्या किया गया था, चलाया गया था। 1833 है शायद, हाँ 33 ही होगा कि 93 है। एक मिनट रुकना, ये डेटें तो इतनी याद नहीं रहती हैं सर जी, शायद 1853 है कुछ करके, या 53 है, हम भी फिर भी चेक कर लें। मुंबई से ठाणे भारत की पहली ट्रेन।
हाँ सही, 1853 ही है सर, डलहौजी ने चलाई थी 34 किलोमीटर तक, मुंबई से ठाणे के मध्य। चलिए फिर आइए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में की खाद्य श्रृंखला के में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता सिर्फ क्या रहेंगे, बोलिए, क्या शाकाहारी आएंगे? नहीं नहीं, ये तो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या मांसाहारी होते हैं? मांसाहारी ही तो होते हैं सर्वोच्च स्तर के उपभोक्ता, क्योंकि ये जीवाणु, ये तो अपघटक श्रेणी में आ जाते हैं। मांसाहारी या शाकाहारी होगा नहीं, तो जो आपका आएगा सर्वोच्च उपभोक्ता श्रेणी में जो आते हैं वो आपके कौन आते हैं? शेर आएगा, कहने का मतलब है चीता आएगा, बाघ आएगा, ये जो है वो क्या कहलाते हैं? सर्वोच्च स्तर की श्रेणी में आते हैं। जीवाणु कवक नहीं आएंगे, ये अपघटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वो जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आपको वायु की गुणवत्ता, मृदा की लवणता, जल में कार्बनिक प्रदूषण, तो जल में ही जो कार्बनिक प्रदूषण कितना बढ़ गया है उसकी ही गुणवत्ता जांचने के लिए क्या किया जाता है? बीओडी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो बीओडी का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? जल में कार्बनिक प्रदूषण की मांग को, यानी कि कहने का मतलब है कार्बनिक प्रदूषण कितना बढ़ गया है या नहीं, वो जैविक ऑक्सीजन मांग से, अगर प्रदूषण बढ़ा है तो बीओडी की मांग बढ़ेगी, अगर प्रदूषण कम है, यानी कि कम है, कहने का मतलब है आपका कम है, तो बीओडी की मांग क्या होगी? आपकी भी कम होगी। लेकिन प्रदूषण बढ़ेगा तो बीओडी की मांग भी क्या करेगी? बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स है। देखना यहां पर अगर हम सीधा लिखें प्रदूषण अधिक तो बीओडी भी अधिक, बीओडी भी अधिक, यानी कि सीधा सीधा सब समानुपाती है। लेकिन अगर हम कहें प्रदूषण कम, तो अगर प्रदूषण कम तो बीओडी भी क्या होगा? कम। लेकिन डिसॉल्व ऑक्सीजन यहां कम होगी और यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी? अधिक होगी। तो भाई डिसॉल्व ऑक्सीजन कम का मतलब क्या? घुलित ऑक्सीजन कम है, इसलिए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन अधिक है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने आप क्या होगी? कम होगी। मतलब पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो मांग कम करेंगे जीव, और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन की, पानी में घुलित ऑक्सीजन की मांग मात्रा अधिक है तो फिर जो आपके जीव है वो क्या करेंगे? बीओडी की मांग कम करेंगे। चलिए 8 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है? यहां से भी प्रश्न जो है वो आपका पेपर में पूछा ही जाएगा कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के मध्य में है। तो मालदीव व मिनिकॉय, ये हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में, यानी कि 8 डिग्री चैनल का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। हमने 8 डिग्री पढ़ाया, ध्यान करो, 8 डिग्री पढ़ाया, 9 डिग्री पढ़ाया, 10 डिग्री पढ़ाया, सब पढ़ाए। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के मध्य में है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। अगर कोई 9 डिग्री पूछे तो 9 डिग्री जो रहेगा वो कहने का मतलब है मिनिकॉय, यानी कि आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में जो है वो आपका, 1 मिनट, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, नहीं नहीं नहीं, यानी कि आपका 8 डिग्री जो चैनल है वो आपका किस किस के मध्य है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जो है वो आपका पाया जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अगर कोई कहे तो लक्षद्वीप कहने का मतलब है, और 10 डिग्री चैनल जो रहेगा वो आपका तमिलनाडु, यानी कि जो रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो आपका पाक जल संधि रहेगी उसके मध्य में जो है वो आपका पाया जाएगा। तो इतना एक्यूरेट डाटा हमें याद नहीं रहता, तो आप इसको देख लेना। ये 8 डिग्री जरूर पता है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में जो है वो आपका रहेगा। चलिए ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण घटता, भूमिगत जल स्तर विलुप्त, वो जीव जो विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं, यानी कि उनका डाटा किस में मिलता है? तो रेड डाटा बुक में मिलता है। ये पेपर में कई बार आया है, तो याद रखेंगे कि वो जीव जो विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं उनका जो डाटा है वो किसमें मिलेगा? रेड डाटा बुक में। और ये कौन जारी करता है? IUCN के द्वारा क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ग्लैंड में है, ध्यान करो, इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लैंड जो है वो आपका कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN जो है वो आपका रेड डाटा बुक क्या कौन जारी करता है? तो IUCN क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। फिर है सिर पर 108 दीमकों का चरकुला नृत्य यूपी के किस क्षेत्र से क्या है आपका संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से आपका क्या है? संबंधित है चरकुला नृत्य। तो चरकुला जो नृत्य रहेगा वो किस क्षेत्र से संबंधित रहेगा? आप कहेंगे कि ये ब्रज क्षेत्र से क्या रहेगा? आपका संबंधित रहेगा। यहां पर थोड़ा सा और लिखा देते हैं, क्योंकि शायद ये हमने वहां आपको टॉपिक शायद मिस कर दिया, शायद बताया नहीं, हमारे अंदाज हमारे दिमाग से निकल गया होगा। तो जो ब्रज क्षेत्र है वहां के क्या क्या रहेंगे?
तो यहां लिख लेते हैं, एक तो रासलीला, एक चरकुला, ये चरकुला, रासलीला, और आपका अगर देखा जाए तो मयूर घड़ा। ये जो नृत्य रहेंगे वो कहाँ के रहेंगे, तो ये सारे के सारे ब्रज क्षेत्र के रहेंगे। बुंदेलखंड के अगर कोई कहे तो राई, सौरा, राई हो, सौरा हो, ख्याल हो, आला हो, ये जो है वो आपके कहाँ के नृत्य रहेंगे, बुंदेलखंड के नृत्य रहेंगे। अवध के और लिख लेते हैं, ढेंडिया, जोगनी, ढेंडिया, जोगनी, ये कहां के रहेंगे, अवध के रहेंगे। सोहर पुत्र, कहने का मतलब है सोहर पुत्र, ये सब कहां के रहेंगे, अवध के रहेंगे। पूर्वांचल के कोई कहे तो पूर्वांचल के लिख लेते हैं, छोलिया, नटवरी, छोलिया, नटवरी, इसी में है कजरी, ये बहुत फेमस है कजरी। तो ध्यान रखना जो आपका रहेगा ढोलिया, नटवरी, ये आपका कजरी, ये आपके जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो इतना तो आप कम से कम रख ही सकते हो। ब्रज क्षेत्र में रासलीला, चरकुला, मयूरगढ़ा, राई, सौरा, ख्याल, आला, ढूंढिया, जोगनी, सोहरपुत्र, छोलिया, नटवरी और कजरी, ये कहाँ के हैं, पूर्वांचल के हैं। तो बस केवल इतने ही क्षेत्र से नृत्य जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए, घटपर्णी नामक कीट खाने वाला पौधा भारत के किस राज्य में जो है वो आपका पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से जो है वो वहां उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो मेघालय राज्य में जो है वो आपकी क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन की कमी, वहां पर ये घटपर्णी पौधे जो है वो आपके नेफंथीस, घटपर्णी कहें या इनको नेफंथीस कहें, ये पौधे आपके क्या आ जाते हैं, उग आते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे, घटपर्णी या नेफंथीस कहेंगे। फिर है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, ये तो शायद पता नहीं हमने कितनी बार आपको चिल्लाया होगा कि भारत की जो सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली है। ध्यान करो, जिसका विस्तार दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक है, कहने का मतलब है। और ये आपको हमने कई बार जो है वो आपको इसको बताया है कि ये क्या है, अरावली है, ठीक है ना। तो यही दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स, वो भी इसी अरावली की अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, यानी प्राचीनतम पर्वत है, अब तो अपशिष्ट हो गया है, कहने का मतलब है। तो ये आपका प्राचीनतम पर्वतमाला है और वो कहां पर है, अरावली में। पर्यावरणीय संधियों के संदर्भ में सीओपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये कोप, यानी कि कोप का हम बार बार जिक्र करते हैं, इसका पूरा का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे कि इसका फुल फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीओपी का पूर्ण रूप जो रहेगा पर्यावरण संधियों के संदर्भ में, वो आपका पूर्ण रूप जो रहेगा वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पेपर में पूछा गया है यूपी टेट में कि जो कोटोपैक्सी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो आपका कहां पर क्या किया गया है, स्थित है, तो एंडीज पर्वतमाला में ये कोटोपैक्सी क्या है आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एंडीज पर्वतमाला जो है वो आपका, एंडीज पर्वतमाला में ही जो है वो आपका क्या है, कोटोपैक्सी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका क्या है, स्थित है। हमने सारे पढ़ाए हैं, अगर आपको याद हो, इक्वाडोर है, ध्यान करो आप, कोटोपैक्सी है, मतलब बहुत सारे हैं, किलिमंजारो है, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, तो सारे आप याद रखोगे। अब यहाँ दोबारा से रिवाइज नहीं करा पाएंगे, आपको ही बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किन दो शहरों के मध्य में चली थी, तो ये जो सबसे पहले चलाई गई थी वो दिल्ली से बनारस के मध्य में क्या की गई थी, सबसे पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। यानी ये जो ट्रेन चलाई गई थी वो 2019 को चलाई गई थी। इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस बाद में पड़ा था, पहले इसको जो चलाया गया था वो ट्रेन 18 के नाम से क्या किया गया था, चलाया गया था। तो ट्रेन 18 के नाम से पहले चलाया गया था, और फिर पेपर में पूछा गया कि बताओ ट्रेन 80 का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब फैक्ट डाटा है। 1723-30 का खेजड़ी आंदोलन किस वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, खेजड़ी। क्यों, क्योंकि नाम ही है खेजड़ी आंदोलन, किसके लिए लाया गया है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए क्या किया गया है, लाया गया है।
जोधपुर की जो अमृता देवी है, कहने का मतलब है ये वृक्ष जो है वो जोधपुर में पाया जाता है। और यहाँ पर अमृता देवी की कहानी, अमृता बिश्नोई परिवार पूरा का पूरा आपने एनसीईआरटी में जो है वो पढ़ रखा है, हमने खुद आपको प्राइमरी के लिए पढ़ाया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो हमने शायद आपको कई बार कहा है कि 22 जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल रूप से संविधान में पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं जो है वो आपकी हैं। अब वो डेट आप सब याद रखो, कहां से क्या आया, कौन सी कब जोड़ी गई। चलिए, अमरवेल किस प्रकार का, कसकटा जिसको कहा जाता है, अमरवेल किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है, सहजीवी है, घटपर्णी है, परजीवी है, स्वपोषी है। तो ये जो है वो आपका पूर्णतः अमरवेल क्या है, परजीवी है, जिसके ऊपर रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी से क्या करता है, चूसता है, और उसी को धीरे धीरे क्या कर देता है, सुखा देता है। फिर है ग्रीन मफलर, बताया है किससे संबंधित है, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, नहीं आप वायु प्रदूषण इसको टिक करके चलाओ। यानी कि ग्रीन मफलर का मतलब है सड़क के दोनों किनारे पर वृक्षों को लगाना। जब सड़क के दोनों किनारों पर हम वृक्षों की कतार खड़ा कर देंगे तो वहां वाहनों का जो प्रदूषण होगा वो उससे टकरा के वहीं रुक जाएगा, ज्यादा दूर तक जो है वो आपका फैल नहीं पाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो कौन सी नदी है जो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाएगी, कोसी नदी बंगाल में बहती नहीं है, महानदी वहां पर अभी आएगी नहीं, यानी कि कहने मतलब हुगली नदी, दामोदर नदी। तो कहने का मतलब है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाएगा, तो दामोदर नदी को क्या कहा जाएगा, बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है। क्योंकि दामोदर नदी जाके क्या कर जाती है, वहां पर मिल जाती है छोटा नागपुर पठार से निकलती हुए, और फिर जाके जो है वो आपकी वहां पर पहुंच जाती। तो याद रखेंगे ये महानदी उड़ीसा वगैरह में बहती है, कोसी बिहार में बहती है, हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है, लेकिन ये हुगली जो नदी है, कहने का मतलब है ये गंगा की ही एक वितरिका नदी है, और ये दामोदर नदी है जो आपकी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। क्योंकि इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इसकी तलहटी में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनसे मिल करके जो जल है वो आपका क्या होता है, एक अशुद्धि के रूप में आता है, और वहां पर बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो आपको याद रखना है कि जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखना है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या यानी कि जनसंख्या दिवस के रूप में जो है वो आपको मनाया जाता है। चलिए, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये डेटा हम पहले आपको दे चुके हैं। जल वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल में संघनन या तरल बूंदों में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको हमने पहले ही बताया है, संघनन। देखो, वाष्पीकरण, जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, यहाँ बर्तन को रख दिया है, गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो था वो वाष्प बन के उड़ रहा है, ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाएगी। लेकिन जब जो वाष्प बन के उड़ रही है पानी की बूंदें, हम उसको बर्फ या क्रिस्टल में संघनन या तरल बूंदों में परिवर्तित कर दें, तो जो वाष्प उड़ रहा था उसी के ऊपर हम हथेली लगा दें तो हमारे हाथों पर पानी पानी आ जाएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। अगर हम एक प्लेट लगा दें, पानी यहां से उड़ने दें, जैसे ये आपका बीकर जला दिया, यहाँ पर एक पतीला रख दिया जिसमें पानी है, यानी कि कोई डेग बाल्टी रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, इसमें ये भाप बन के उड़ रही थी। अब भाप बन के उड़ रही थी, आपने एक प्लेट यहाँ लगा दी है ऐसी, तो ये जो तिरछी लगा दी ऐसी, तो इससे टकरा के जो पानी की बूंदें हैं वो यहाँ पर टपकने लगेंगी और बीकर में इकट्ठा हो जाएंगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। तो आपसे जो है वो पूछा जाएगा, ये आपका संघनन है, ठीक है ना। चलिए, वाष्प बन के उड़ना ना वाष्पीकरण है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का, अच्छा इन्वर्टर बोलूंगा, चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका क्या होगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका क्या कहलाता है, सूर्य का प्रकाश। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश प्रमुख है। 3-4 पेज ही रह गए हो। 16 घास स्थल कहां पाई जाती है, कहने का मतलब है जो 16 घास स्थल है वो कहां पर पाई जाती है, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। क्या कोई पॉइंट छूट गया है, नहीं, अच्छा 95 से बीच के पेज गायब हो गए, सीधा 100वां क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। तो 16 घास जो है वो कहां पर पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट में जो है वो आपकी पाई जाने वाली घास है, ध्यान रखेंगे। जो 16 घास रहेगी वो कहां पाई जाएगी, पश्चिमी घाट में। और सह्याद्री, यानी कि जो हमने सह्याद्री की घाटियां बनाई थी, 16 डिग्री ऊपर उत्तरी सह्याद्री और नीचे 16 डिग्री नीचे, तो वो आपकी दक्षिणी सह्याद्री, तो वहीं पर जो है वो पश्चिमी घाटों पर क्या पाई जाती है, 16 घास जो है वो आपकी पाई जाती है। चलिए, फिर है
इसके बाद है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका क्या है, पीपल है। उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश है, जिसको टेसू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प को कोई पूछे तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछे तो मछली है, और धनुष और तीर के निशान है। कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको वहीं से याद रखनी है। चलिए, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व स्तर पर किस जीव के लिए जाना जाता है। तो एक सींग वाले गैंडा के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, हमने ये आपको कई बार बताया है। फिर है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो आपकी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है वो आपका लिया गया है। थोड़ा तेज चलते हैं ताकि कम से कम इसको कर दें कंप्लीट। पर्यावरण के संदर्भ में ग्रीन वॉशिंग का क्या अर्थ है। अब पर्यावरण के अर्थ में दिया गया है ग्रीन वॉशिंग का अर्थ क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, झूठा दावा करना कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, नदियों की सफाई करना, इमारतों को हरे रंग से रखना। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि झूठा दावा करना कि उत्पाद जो है वो आपके क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। इसको ही क्या कहा गया है, ग्रीन वॉशिंग जो है वो आपका कहा गया है। फिर है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो बताया है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपके क्या माने जाते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो माने जाते हैं, क्योंकि इनके साथ दो लोग और थे। एक चंडी प्रसाद भट्ट थे, चंदी प्रसाद भट्ट। अगर चंदी प्रसाद भट्ट आ जाए तो देखो जनक है चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन प्रणेता कौन है। तो प्रणेता जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा। इनके साथ गौरा देवी भी थी। तो गौरा देवी या गौरी देवी जो भी नाम आ जाए, तो गौरा देवी, तो इनके साथ गौरा देवी भी थी। ध्यान रखना है कि जो गौरा देवी थी वो भी क्या थी, इनके साथ थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर। चलिए, फिर आता है आपका इसी में कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अब दो ऊर्जा के स्रोत चलते हैं, एक परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है परंपरागत का मतलब है या गैर परंपरागत का मतलब है, देखना यहां पर बता देते हैं 2 मिनट। एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। वहां भी हमने आपको शायद बताया है ईवीएस की सीट में। गैर परंपरागत में क्या आएगा, सभी के सभी सौर पवनें आ जाएंगी। कहने का मतलब है सौर पवनें, कहने का मतलब है सौर ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगी, आपका ज्वार भाटा की ऊर्जा आ जाएगी, समुद्र पवनें आ जाएंगी। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, कोई भी लकड़ी आप जला रहे हो, कोई भी गोबर के उपले आप जला रहे हो, कहने का मतलब है आप कोई भी गैस का प्रयोग कर रहे हो, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी पेट्रोलियम का उत्पाद आप प्रयोग कर रहे हो, ये किसके अंतर्गत आएगा, परंपरागत के अंतर्गत आएगा। तो परंपरागत ही तो पूछा है। देखो सौर ऊर्जा है नहीं, पवन ऊर्जा है नहीं, भूतापीय ऊर्जा है नहीं, कोयला जो आएगा वो क्या आएगा, सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत आएगा, क्योंकि यही आपका क्या है, एक समय बाद खत्म हो जाएगा। परंपरागत का मतलब क्या, एक समय बाद जो खत्म हो जाए। गैर परंपरागत जो कभी खत्म ना हो, कहने का मतलब है, तो वो गैर परंपरागत कहलाएंगे। प्रोटीन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है। यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, क्या फैटी एसिड, क्या ग्लूकोज, क्या ग्लिसरॉल, नहीं, अमीनो अम्ल ही मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चलिए, फिर दिया गया है अंतरिक्ष से पृथ्वी को ओर आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल करके क्या हो जाते हैं, नष्ट। तो हम बता चुके हैं कि मध्य मंडल में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो हमने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, उस गैस के घुलने के कारण क्या होगी, आपकी जो पानी है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और आगरा के पीलेपन का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जैन धर्म से संबंधित कपिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप रखेंगे याद, फर्रुखाबाद में क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो कपिल उत्सव जैन धर्म से संबंधित ये कहां मनाया जाएगा, फर्रुखाबाद में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, और आपका ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलिए, समुद्र का विवरण किसे कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, यानी कि समुद्र का वर, ये सही लिखा है रेन फॉरेस्ट सी, एक मिनट, समुद्र का, अच्छा विवरण नहीं है, वर्षावन, ये आया है, इंपोर्टेंट है।
समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? नहीं, जहां पर पानी बरसता ही रहता है, कहीं नहीं मतलब है, तो समुद्र का जो वर्षा वन है वो किसको कहा जाएगा? तो प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। कहने का मतलब है ये जो जो ज्वारनात्मुख नहीं होगा, ये मैंग्रोव वन नहीं होगी, गहरे समुद्र नहीं आएंगे, जहां पर प्रवाल भित्तियां रहेंगी वहां पर भी आपने देखा होगा अधिक से अधिक उत्पादक रहेंगे। कहने का मतलब है प्रवाल रहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाएगी समुद्र के अंतर्गत, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति को ही समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये भी पेपर में जो है वो आपका पूछा गया है, कब आया है? 1980 में जो है वो आपका क्या किया गया है? आया गया है। और वन्य जीव 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, ध्यान रखेंगे ये सारे, जैव विविधता 2002। फिर इसके बाद है भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा जो है किसकी पाई जाती है? गोवा की, क्योंकि गुजरात की जो है वो तटरेखा आपकी क्या है? सबसे ज्यादा है। फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? तो अब 2006 के अनुसार क्या कर दी गई है? चेंज। तो लड़का की 21 और लड़की की कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष जो है वो आपकी क्या कर दी गई है? कर दी गई है। चलिए, फिर दिया गया है विश्व के महासागरों का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? यानी कि विश्व का जो महासागर है उसका सबसे गहरा गर्त कौन है? तो मारियाना ट्रेंच जो है वो आपका क्या है? सबसे गहरा गर्त के रूप में जो है वो जाना जाता है। लगभग 11,033 मीटर, यानी लगभग 11,033 मीटर है। और ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में जो है वो आपका होगा। तो ये मारियाना गर्त जो है वो कहां पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में पाया जाएगा। ठीक है ना। ये प्लूटो रुको जो है वो आपका अटलांटिक महासागर में है। ये जावा और सुंड्रा जो है वो हिंद महासागर के हैं। ठीक है ना। तो ये गहरे गर्त है, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा गर्त है मारियाना। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? आपका लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो लाल होता है? तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल होता है। तोंगसो, ये सही लिखा है? हाँ, तो तोंगसो नहीं है ये। तोंगसो नदी भारत में किस नाम से, यानी कि ये ऐसा लिखना चाहिए कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है। फिर कहें महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1942, आपको हमने पढ़ाया है, ये 1942 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। फिर है एक ही प्रजाति के विजीवों के बीच जीन्स में पाई जाने वाली भिन्नता को कौन सी विविधता कहा जाएगा? बीटा, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातीय या अनुवांशिकी। तो जब नाम ही दिया गया है सीधा सीधा क्या मानेंगे? एक ही जीवियों के बीच जीन की जो विभिन्नता पाई जाएगी उसको अनुवांशिक विभिन्नता कहा जाएगा। मतलब अब ज्यादा डिटेल नहीं समझना है अभी। रामसर सम्मेलन किस रूप से जुड़ा हुआ है? आर्द्रभूमि से क्या है आपका? जुड़ा हुआ है। इंपोर्टेंट है, पेपर में आया है। रामसर सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्रभूमि से। 2 फरवरी डेट याद रखेंगे। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसी को वेटलैंड दिवस कहते हैं, इसी को वेटलैंड दिवस कहते हैं। ये आपके लिए पेपर में इंपोर्टेंट है कि वेटलैंड दिवस कब होता है? तो 2 फरवरी। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और ये रामसर सम्मेलन से क्या है? संबंधित है। इसके तहत बहुत सारी जो वो आपके संरक्षित किए गए थे, क्योंकि ये रामसर जो है वो सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ था? तो रामसर जो है वो आपका ईरान में है। वहां पर एक शहर है रामसर, जहां पर इस सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उसके बाद भारत में इसको क्या किया गया है? लागू। भारत में इसको लागू 1982 से किया गया, जबकि वहां पर हो गया था 1971 में ये काम हो गया था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद लाइकेन किसके अच्छे सूचक हैं? तो वायु प्रदूषण के क्या है? ये अच्छे सूचक हैं। तो वायु के अच्छे सूचक हैं, आपको पता है। चलिए, फिर है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। यानी कि ये जो है पानी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वो आपका क्या है? बच्चों में हो जाता है। चलिए देखते हैं कि लास्ट पेज हो पाता कि नहीं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के किस महान खिलाड़ी के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। फिर है नीलहरित शैवाल को 5 जगत में से किस जगत में रखा गया है? यानी कि जो नीलहरित शैवाल है उसको 5 जगत में से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? तो बायोलॉजी में बहन जी ने पढ़ाया है, मोनेरा जगत में क्या किया गया है? इसको रखा गया है। फिर आता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो हमने आपको बताया था, ध्यान करो, भूल गए होगे आप, बांग्लादेश। बचपन में MBA, तो बचपन में सबसे पहले बात आता है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, यानी कि चीन से सीमा लगती है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? हमने आपको ये
यह बताया है कि कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से कि आपकी सहारनपुर से। तो बिजनौर से क्या करती है आपकी प्रवेश करती है, और बलिया से क्या कर जाती है, निकल जाती। बलिया से क्या कर जाती है, निकल जाती। बिजनौर से क्या करती है आपकी प्रवेश करती है। तो याद रखेंगे। चलिए लास्ट पेज रह गया और बस खत्म हो गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? सारी नियुक्तियां जो हो किसके अधीन है, राष्ट्रपति के। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किस पर्यावरण को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? टाइलर पुरस्कार, या आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार, राइट लवलीहुड पुरस्कार, या गोल्डन मैन पुरस्कार। तो गोल्डन मैन पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग में प्रकाश सबसे अधिक होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में क्या होगी, सबसे अधिक होगी। आपको ये पॉइंट क्या रखना है याद। और सबसे कम बैगनी, बैगनी में क्या होगी, कम, और लाल में क्या होगी आपकी अधिक। तो लाल में सबसे अधिक होती है और बैगनी में क्या होती है, सबसे कम। लास्ट में है मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सबसे छोटा कृत्रिम पारितंत्र कौन है? तो मनुष्य सबसे छोटा कृत्रिम पारितंत्र कौन बनाएगा? एक्वेरियम, यानी कि घर में जल जीव जीवनशाला या जलीय जीवनशाला, एक्वेरियम को घर पर भी आप छोटे से उसमें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे छोटा पारितंत्र है। तो कंप्लीट हो गए। इतने क्वेश्चन कम से कम आप कर लोगे रिवाइज तो भी काफी है, कहने मतलब। क्वेश्चन तो और भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम वन लाइनर टाइप के और ईवीएस के लिए भेज देंगे आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ाने की शायद जरूरत नहीं है, आप स्वयं से क्या कर लेंगे, खुद पढ़ लेंगे, ठीक है ना। रिवाइज आप अधिक से अधिक करो, एक ही 2-3 दिन का काम है। शायद प्राइमरी वालों का 3 से पेपर स्टार्ट है। चलिए ठीक है सर, रुकते हैं।